इधर झीरम घाटी नक्सली कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता और याचिकाकर्ता जितेंद्र मुदलियार ने कहा है कि जो भी दोषी है, जो इस साजिश में शामिल हुए थे, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब न्याय का रास्ता खुल गया है। जितेंद्र ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी, उसे राज्य सरकार दोषियों को कटघरे में खड़ा करेगी। कर दिया गया है। अब राज्य सरकार की एसआईटी के द्वारा इसकी जांच हो पाएगी। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आस जागी है कि जो ये घटना थी, जिसमें हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि षड्यंत्र के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें जो दोषी हैं, जो जिनकी इसमें सहभागिता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब न्याय का रास्ता खुला है। छत्तीसगढ़ की जो हमारी एसआईटी गठित की है राज्य सरकार ने, वो दोषियों को कटघरे में खड़ा करेगी। इधर झीरम कांड को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है और अब इस पूरी घटना की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस दोबारा करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री और झीरम कांड में प्रत्यक्षदर्शी रहे मलकित सिंह गेंदू ने फैसले का स्वागत किया और कहा है कि अब झीरम कांड का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। मलकित सिंह गेंदू से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। एनआईए की जो जांच है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और झीरम हमले के जो प्रत्यक्षदर्शी मलकित सिंह गेंदू जी। गेंदू जी, आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, क्या कहेंगे? जी, मैं फैसले का स्वागत करता हूं। चूँकि झीरम की जो घटना हुई थी उसके बाद से पूरे देश को और पूरे प्रदेश को ये उम्मीद थी कि झीरम का सच बाहर आए। क्योंकि 32 जो है हमारे शीर्ष नेता, उसके साथ साथ जवान शहीद हुए थे, तो उसका जो न्याय जो है बाहर नहीं आ पा रहा था। और जिस प्रकार से एनआईए ने जांच की थी, वो जांच में उन्होंने ये मतलब पॉइंट नहीं लेके आया कि इसके षड्यंत्र के पीछे कौन है, ये जांच नहीं कर पाए। इस कारण जो है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने जो है पुनः इसकी जो है एसआईटी से जांच करने का गठन किया था। लेकिन उसके बाद एनआईए ने जो है हाईकोर्ट में इसका लगा के स्टे मिल गया था और आज उच्चतम न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया ऐतिहासिक है। इसमें हमें लगता है कि न्याय मिलेगा। जिसने भी कांड किया होगा, इसके पीछे जिसको भी षड्यंत्र होगा, सच बाहर आएगा। बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा देश के लिए, पूरे विदेश के लिए, पूरे सबके लिए इतनी बड़ी घटना जो हुई है, इतने नेता, शीर्ष नेता जो शहीद हुए हैं, इसका न्याय बाहर आना चाहिए। और जो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, पूरी देश की जनता जो है इसको जानना चाहती कि सच इसका बाहर आए। तो निश्चित से हमारे साथ मौजूद रहे मलकित सिंह गेंदू, जो झीरम हमले के प्रत्यक्षदर्शी है। उनका भी मानना है कि जिस तरह से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस झीरम हमले में आखिर दोषी कौन है, और जिस तरह से आज एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और उसके चलते इनका मानना है कि आप झीरम की जो सच है वो बाहर आएगी। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हालदार, INH न्यूज, जगदलपुर। इधर झीरम कांड पर सुप्रीम कांड के फैसले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ की जनता और शहीद हुए 30 नेताओं के परिवार के न्याय मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ की जनता लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रही है। अब तक इस षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाया है। एनआईए को जांच करने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी जांच नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच करने का जिम्मा सौंप दिया है। ये बात बहुत अच्छी है। जांच के जिम्मा सौंपा गया था, उसने जांच करके बंद भी कर दिया, पर मूल खुलासा उसमें यह नहीं हो पाया कि षड्यंत्र के पीछे कौन था। एक आयोग ने भी जांच की। जितेंद्र मुदलियार ने इसको लगाया था कि ये पूरा सही जांच नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की पुलिस को आदेशित किया है जांच करने के लिए। ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इधर छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद सियासी दलों ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच अगली सरकार के चेहरे को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। आखिर कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन विधायक और मंत्री इच्छा जरूर जताने लगे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। चर्चा अगली सरकार के चेहरे को लेकर चल रही है।
उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के बाद सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा और तेज हो गई। टीएस सिंहदेव ने अवसर मिलने पर कप्तानी करने की इच्छा तो जताई ही है, सीएम नहीं बनने पर चुनाव नहीं लड़ने की बात तक कह दी और इसी के बाद से कांग्रेस गलियारों में भी सीएम के रेस को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। दूसरी ओर भाजपा में भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव तक कई चेहरों पर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच अगली सरकार के चेहरे को लेकर सियासी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। साथ ही मंत्री और विधायक दबी जुबान में ही सही अपना पसंद बताने से चूक नहीं रहे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसलिए विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सीएम का चेहरा चुन लिया जाएगा। वहीं मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर भूपेश बघेल को सीएम बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। वो ये कहने से भी नहीं चूकते कि पूरे देश में भूपेश बघेल जैसा मुख्यमंत्री नहीं है। अपनी भूमिका को लेकर वो कहते हैं कि पार्टी उन्हें दरी बिछाने का काम भी देगी तो वो उसे जरूर करेंगे। दीपक भाई प्रदेश अध्यक्ष है, टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री है। मैं तो एक दरी बिछाने वाला आदमी हूँ, एक झंडी बांधने वाला आदमी हूँ, नारा लगाने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार जो बोलेगा हम वो करेंगे। मुख्यमंत्री आज के डेट में एक भूपेश बघेल से काबिल मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है ना हिंदुस्तान के बाहर। तो 5 साल में छत्तीसगढ़िया लोगों को दिल में घुसा है, छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, आदिवासी का विश्व दिवस का छुट्टी दिया है, सीजा पोला का छुट्टी दिया है। चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया है। सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं, मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा, उसमें कहीं विलंब नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में चेहरे को लेकर चर्चाएं इसलिए भी तेज हैं क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा, इसलिए बहुमत मिलने की स्थिति में वो स्वाभाविक दावेदार होंगे। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों का सरकार बनाने का दावा है, लेकिन तस्वीर साफ होने में अभी मतगणना तक तो इंतजार करना ही होगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए एक तरफ जहां कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं सत्ता का वनवास खत्म करने भाजपा ने भी पूरा दमखम दिखा दिया है। आइए जानते हैं भाजपा और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की इस चुनाव में क्या क्या भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने 2023 के चुनाव में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान दिल्ली के शीर्ष नेताओं ने थाम रखी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव में दौरा कर चुनावी रणनीति प्रत्याशी चयन की भूमिका में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा कुशल रणनीतिकार प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने प्रदेश प्रभारी के रूप में पूरे चुनाव को कंट्रोल किया। प्रदेश भर में दौरा कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया। वहीं चुनाव सह प्रभारी के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी चुनाव संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। चुनाव अभियान समिति का जिम्मा राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को दिया गया। चुनाव प्रबंधन समिति का दायित्व रायपुर सांसद सुनील सोनी ने संभाला। वहीं मैनिफेस्टो तैयार करने की जिम्मेदारी सांसद विजय बघेल के कंधों पर थी। चुनाव प्रबंधन का दायित्व संभालने वाले सांसद सुनील सोनी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जिसको जो जिम्मेदारी दी, सभी ने उस जिम्मेदारी को पूरी लगन से पूरा किया। सबके समन्वित प्रयास से ही आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की एक जिम्मेदारी मिली थी और मैंने कोशिश किया है कि उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करूं। मैं इसका श्रेय सारे वरिष्ठ नेताओं को देना चाहूँगा कि सारे वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रबंधन के अंदर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है और उसका परिणाम है कि आज हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस सरकार बनाने के पीछे जो है हमारे वरिष्ठ नेताओं की मेहनत, परिश्रम की पराकाष्ठा ये है और हम लोग जो है एक सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को अदा किए थे और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन सफल हुआ है।
छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। सीएम ने सबसे अधिक 107 सभाएं, रोड शो और बैठकें कर जहां पूरी ताकत झोंकी, वहीं प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार अभियान और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अहम भूमिका रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज भी वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार प्रचार अभियान में जुटे रहे, जबकि उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में लगे रहे। रणनीतिक मामलों और प्रत्याशियों के चयन में भी टी.एस. सिंहदेव की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत भी रणनीतिक मामलों में अहम भूमिका निभाते नजर आए। कोर टीम के सदस्य के रूप में ताम्रध्वज साहू जहां सभी अहम बैठकों का हिस्सा रहे, वहीं स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी इस बार मंत्री मोहम्मद अकबर को सौंपी गई, जबकि मंत्री शिव डहरिया इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का दायित्व निभाते नजर आए। मंत्री रविंद्र चौबे कम्युनिकेशन कमेटी के प्रमुख बनाए गए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का और संयुक्त सचिव विजय जांगीड़ भी लगातार प्रदेश के दौरे में रहे। तीनों प्रभारी सचिवों ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर रणनीतिक मोर्चे और चुनाव प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी प्रचार अभियान में खासा समय दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सभी बड़े नेताओं ने चुनाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी। पीसीसी चीफ दीपक वैज कहते हैं कि सभी नेताओं के सहयोग और राष्ट्रीय नेताओं की वजह से ही कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाई है और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरी चुनाव के दौरान सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को डराने में, यहाँ के अधिकारियों को डराने में और छत्तीसगढ़ के लिए एक माहौल अशांत करने का माहौल उन्होंने, डर का, भय का माहौल उन्होंने बनाने का प्रयास किया, ताकि डरा के, चाहे ईडी के माध्यम से हो, आईटी के माध्यम से हो, उससे चुनाव जीत सके। ये इन्होंने प्रयास किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, मैं शुरू से कहते आ रहा था, स्वाभिमानी है, सरल है, सीधे है और उन्होंने इस समय फिर से कांग्रेस को जनादेश दिया है। पूरे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने लगातार दौरा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। वहीं प्रदेश के नेता प्रबंधन और रणनीतिक मोर्चे पर डटे नजर आए। दोनों ही पार्टियों ने प्रबंधन की पूरी एक्सरसाइज के माध्यम से माहौल अपने पक्ष में तैयार करने की कोशिश की, लेकिन किस पार्टी को इसका कितना लाभ होगा, यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े और गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मंगलवार को रायपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अरुण साव ने प्रदेश में 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। साव ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नए विश्वास के साथ, उमंग के साथ छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। जनता ने उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लेकर कांग्रेस के प्रोपोगेंडा और झूठे प्रचार को करारा जवाब दिया है। कमल का बटन दबाकर कांग्रेस से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है। इधर जबलपुर में हुए मतदान के बाद अब उसकी गणना की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम के सामने मैदान में 8 विधानसभाओं में हुए मतदान को लेकर मतगणना की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि कृषि विश्वविद्यालय में 8 विधानसभा की 2130 ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जिनकी सुरक्षा सीसीटीवी कैमरों के साथ 3 सुरक्षा लेयर में बनाई गई है। यहाँ पे स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहीं 8 कक्षों में 8 विधानसभाओं के लिए काउंटिंग की जाएगी, तो उसकी तैयारी अभी की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियम है वही पुराने नियम है। उसमें ये स्थिति रहती है कि ऐसे
व्यक्ति जिनको सिक्योरिटी कवर मिला रहता है उनको काउंटिंग एजेंट बनने पे प्रतिबंध रहता है। यदि वो स्वयं अभ्यर्थी होते हैं तो ही उनको वहाँ पे एंट्री मिलती है, अदरवाइज फिर वैसे एंट्री नहीं मिलती। तो ये पुराने नियम हैं, कोई ऐसे परिवर्तन नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें समर्थन मूल्य पर पूरे प्रदेश में धान खरीदी जा रही है। वहीं राजनांदगांव जिले में 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और 23,000 से ज्यादा किसान धान बेच चुके हैं। लगभग 5 लाख क्विंटल धान बिक भी चुका है और धान खरीदी के पूरे केंद्रों में जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। राजनांदगांव में 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 23,000 से अधिक किसान 5 लाख क्विंटल से अधिक धान की बिक्री कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार किसान पहुँच रहे हैं और अपने धान की बिक्री कर रहे हैं, जहाँ पे धान का तौल भी यहाँ पे किया जा रहा है। बात करें धान खरीदी धान बेचने की प्रक्रिया की, तो यहाँ पे टोकन सिस्टम से धान की बिक्री की जा रही है, जिसमें किसानों को डेट व समय भी उनको दिया जा रहा है ताकि यहाँ कोई भी व्यवस्था की स्थिति न बने। वहीं इस साल कहीं से भी बारदाने की समस्या सामने नहीं है। सुचारू रूप से इस बार धान खरीदी किया जा रहा है। राजनांदगांव से अक्षय साहू, INH न्यूज़। यहाँ बिक्री करने आए हैं। अच्छा व्यवस्था है, टोकन भी हमें सही समय में मिल जा रहा है। धान कटने के बाद ही हम लोग टोकन ले रहे हैं और धान को सुखा के ला रहे हैं ताकि किसी प्रकार दिक्कत ना हो। और बोरा भी हमें बारदाना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। पहले बारदाने का बहुत तकलीफ था, लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INH 24/7। नमस्कार।